डीपी दो पार्ट में डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, डीपी एक ही होना चाहिए जो कि सैंक्शन पार्ट का होता है। दैट शुड नॉट बी हैविंग एनीथिंग एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब क्या है कि रास्ता तो है लेकिन उस रास्ते के ऊपर इंक्रोचमेंट्स आ रही हैं। अब जब इंक्रोचमेंट आएगी तो भविष्य में डिमोलिशन होगा। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं उल्लासनगर शहर के डेवलपमेंट प्लान का मुद्दा, जिसमें हमारे सवालों के जवाब देकर हमें जानकारी देंगे शहर के जाने माने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट श्री संदेश मुकणे जी। दोस्तों, इस साक्षात्कार के दौरान हमारे सवालों पर आप गौर जरूर कीजिएगा। हो सकता है डीपी प्लान के मामले में आपके सवालों के जवाब इसी साक्षात्कार में आपको मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। संदेश जी नमस्कार, सिटी उल्लास लाइव में सर आपका स्वागत है। उल्लासनगर शहर के 77 वर्ष बीत चुके हैं सर। एक अच्छा डेवलपमेंट प्लान ठीक से लागू नहीं किया गया है। आगे इसके क्या खामियाजे शहरवासियों को भुगतने पड़ सकते हैं? ये विषय इज जस्ट लाइक एन टॉपिक टू अंडरस्टैंड। ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये समझने के लिए सबसे पहले ये बात जाननी है कि डीपी प्लान क्यों किया जाता है। किसी शहर की रचना के लिए, निर्माण करने के लिए एक डेवलपमेंट प्लान क्यों बनाया जाता है। उसके रीजंस हैं कि डेवलपमेंट प्लान बेसिकली क्या होता है ना, कि जो शहर की व्यवस्था होती है उसको सुचारू रूप से शहर में उसकी व्यवस्था की जाए। जैसे रास्ते हो गए तो आयात निर्यात के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो रास्ते सफिशिएंट हो या सेटिस्फाइड हो। दूसरी बात होती है कि डेवलपमेंट प्लान में वो सारे प्लॉट्स या वो सारी जो ज़मीनें हैं उसको एक अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड किया जाता है। जैसे रेसिडेंशियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, या आप कह लीजिए कि रिजर्व प्लॉट्स होते हैं, ग्रीन जोन होते हैं। तो ये सभी डेवलपमेंट प्लान की बेसिक फाउंडेशनल प्लानिंग होती है। अब इसके बाद क्या होता है, जब एक्चुअल पहले ही शहर बसा हुआ है और वो शहर पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे मिलिट्री कैंप था तो इट वाज वेल प्लान्ड। वो उस वक्त में ब्रिटिश आर्मी ने, जो ब्रिटिश आर्मी थी, नॉट एन इंडियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी ने जो बैरक सिस्टम बनाई थी, यहाँ पर ओटी टर्मिनस बनाए हुए थे जिसे हम लोग OT 1, 2, 3, 4, 5 कहते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से प्लान थी। उसी बिहाफ के ऊपर 1975 में एक डेवलपमेंट प्लान बनाया गया था नगर विकास की तरफ से, टाउन प्लानिंग की तरफ से। अब वो जो प्लान था, उस प्लान के हिसाब से शहर की रचना बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हो गया कि कुछ नैतिक स्वार्थों को लेकर या पर्सनल इंटरेस्ट में लेकर, चाहे वो फिर वो बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियंस हो, उनके बाद में उसको कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं रहा और फिर कुछ पावर पे एंड कुछ मनी पर, इन दोनों बातों को सामने रखकर वो सब डिस्टर्ब होता गया। और बनाइए, मैं बैठा हूँ, कर लीजिए, हम देख लेंगे, इस हिसाब से फिर वो अनप्लान्ड होने लगा। डेफिनेटली इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स, खास करके जो नगर विकास विभाग हो गया या जो भी ब्यूरोक्रेट्स उस वक्त रहेंगे, जिनके पास में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी, जिनकी सिग्नेचर को वैल्यू होती थी प्लान पास करने के लिए, उन लोगों ने एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि एक डर्टी यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आई विल गिव यू अ वर्ड, क्योंकि वो एक कर्मचारी हैं और उन्होंने अपनी प्रामाणिक कर्मचारी रहने का काम नहीं किया है। उन्होंने बेसिकली डिस्टर्ब करके रखा पूरा और जीनियनली कोई काम नहीं किया। उसके बाद में क्या हुआ, ये जब बढ़ता गया, नाउ इट इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। अब आपको पता है 45 साल बाद जब डीपी प्लान बनाया गया था, तो वो डीपी प्लान आने के बाद, वो डीपी प्लान बनाया, चलो ठीक है, प्राइवेट एजेंसी बनाया, जिसने भी बनाया, डीपी प्लान बन चुका था। वो डीपी प्लान बनने के बाद में इतनी सारी बहस हुई थी, इतनी सारे, यानी कि कहते हैं ना कि कॉम्प्लिकेशंस निर्माण हुए थे। कुछ मेरे ख्याल से 34 से 35 पिटिशन मुंबई हाई कोर्ट में रजिस्टर हुए थे। और वो सब देखने के बाद में हाई कोर्ट ने लिटरली इस प्लान को रिवाइज़ करने को कहा और वो प्लान 2017 दिसंबर में रिवाइज़ किया गया था, जो 15 में आया था। रिवाइज़ करने के बाद क्या हुआ था, ये जो प्लान बनाया था, जैसे मैंने बताया कि प्लान में क्या क्या होता है, रास्ते होते हैं, प्लान में आपका इंडस्ट्रियल पार्ट होता है, रेसिडेंशियल जोन होते हैं, ग्रीन जोन होते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से प्लान किए गए थे। अब वहाँ पर ऐसा हुआ कि जब वो रास्ते बने थे,
खास करके जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रास्ते होते हैं, वो 300 रास्ते थे शहर के अंदर जो जाके सिटी के एंट्री गेट्स को कनेक्ट हो रहे थे, और वो एंट्री गेट्स के रास्ते आपको पता है बाहर जाके नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, फिर नेशनल हाईवे को कनेक्ट होते हैं। अब ये सारे रास्ते जो थे, इन रास्तों में पाया गया था, प्लान में क्या था, जब हाई कोर्ट ने रिवाइज करने को कहा तो इसको रिवाइज करते वक्त इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। आपने देखा रहेगा 2 अलग अलग कलर्स बनाए हुए हैं। तो वो जो डिवीजन था उसके अंदर जो डिवाइड किया था, वो एक था सैंक्शन पार्ट और दूसरा था एक्सक्लूडेड पार्ट। मैं शहर के नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ, खास करके जो नया वर्ग है, युवा वर्ग है, उनको समझना चाहिए कि हमारा डीपी होना चाहिए। डीपी तो डीपी कौन सा होना चाहिए? डीपी 2 पार्ट में डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। डीपी एक ही होना चाहिए जो कि सैंक्शन पार्ट का होता है। दैट शुड नॉट बी हैविंग एनीथिंग एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब क्या है कि रास्ता तो है लेकिन उस रास्ते के ऊपर इंक्रोचमेंट्स आ रही है। अब जब इंक्रोचमेंट आएगी तो भविष्य में डिमोलिशन होगा। तो ऐसे तकरीबन 300, 350 रास्तों के बीच में तकरीबन 145 से 140 के आसपास ऐसे रास्ते पाए गए जहां पर इंक्रोचमेंट थी, जिनको एक्सक्लूडेड पार्ट में रखा गया। अब ये सवाल पैदा होता है कि इसको एक्सक्लूडेड पार्ट में रखने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि इसके ऊपर एक्शन लेना था। अब वो एक्शन लेने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर आता है। ब्यूरोक्रेट्स की भी एक लिमिट होती है। अगर कोई आईएएस कैडर का क्लास 1 आईएएस कैडर का ऑफिसर आता है जो सेंट्रल से रिलेटेड होता है, ही इज नो वे कंसर्न विद स्टेट, ही इज हैविंग अ ग्रीन सिग्नल, उसे पूरी आज़ादी होती है कि वो अपने हिसाब से संविधान को सामने रखकर जो भी शहर के हित में है उसको सुचारू रूप से पारित करें, और वो पर्टिकुलर चीज़ इजीली हो सकती है। लेकिन होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी, जैसे स्टेट में एक पॉलिटिकल पार्टी है, सेंट्रल में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। महानगर पालिका में सत्ता में जो पक्ष होता है वो राज्य में नहीं होता। उल्लासनगर में हमेशा यही हुआ है, जब उल्लासनगर में जिसकी भी सत्ता आई है तो राज्य में उसकी सत्ता नहीं रही है, जिसकी वजह से उल्लासनगर को हमेशा मतलब कहते हैं ना कि बाधित रखा गया, मतलब इग्नोर भी किया गया, जैसे ये 13 किलोमीटर के लिए किसी को कुछ पड़ी नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बैड। आज भी एक शहर का नागरिक करके मुझे ये हमेशा ये बात चुभती आई है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं कि तो रिस्पॉन्सिबल सोशल पर्सनालिटीज़, जैसे राजकीय नेता हो गए या पदाधिकारी हो गए, चाहे वो सत्ता के हो या विपक्ष के हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके बाद आता है वो वर्ग जो शहर के हित के बारे में सोचता है। एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा वर्ग भी है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी पढ़े लिखे होने चाहिए, एक एटलीस्ट सजान नागरिक जिसको कहते हैं, जागरूक नागरिक। तो ऐसे जागरूक नागरिक अब मैंने देखे हैं, जैसे आपका मीडिया है, आपके मीडिया के ज़रिए हमें नज़र आता है कि काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को आप जब अप्रोच करते हो, नो वे कनेक्टेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट देख के अच्छा लगता है कि जी हाँ ये लोग हैं, विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट, विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर, दे आर हैविंग फुल फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, और वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए आगे आने के लिए। संदेश जी, केबी रोड के डिमोलिशन के बाद पिछले 10 साल में केबी रोड पर जितने भी गाले, मॉल या घर बनाए गए हैं, क्या वो सारे डीपी और एफएसआई रूल्स के अनुसार बनाए गए हैं? इसके अलावा उल्लासनगर की एक बहुमंजिली इमारत झलक रेजिडेंसी का डिमोलिशन ऑर्डर मनपा द्वारा निकाला गया है। आखिर झलक रेजिडेंसी जैसी कितनी उल्लासनगर में बिल्डिंगें होंगी जिन्होंने डीपी रूल्स का उल्लंघन किया होगा? देखिए, जहाँ तक केबी रोड का सवाल था आपका, उसमें मैं ये कहूँगा कि आफ्टर डिमोलिशन जिस हिसाब से भी चाहे वो पॉलिटिकल ग्रीन सिग्नल हो या जैसे भी कोई ग्रीन सिग्नल हो, उसमें से उन्होंने जो डेवलपमेंट की थी कि इन्होंने छोटे से दुकान को ग्राउंड +2 या 3 में उठा लिया था, ये जांच का विषय है। ये तो बताना, जवाब देना बहुत मुश्किल है। वो तो महानगर पालिका का विषय है कि वो जांच करे और उसके ऊपर देखे कि वाकई में वो उस लिमिट में हुआ है कि नहीं। अब दूसरा जो सवाल था आपका, वो था झलक के लिए। देखिए, झलक को एक को टारगेट जो हुआ है, या मैं वर्ड यूज़ करूँगा टारगेट हुआ है, वो हो सकता है कि एफएसआई वायलेशन के हिसाब से जो डीपी प्लान में बीचों बीच आ रहा है रास्ते के। अब देखिए, जैसे डीपी प्लान को
हाई कोर्ट ने जब फटकार लगाई थी तो रिवाइज करने के बाद, जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि वहाँ पर एक एक्सक्लूडेड पार्ट करके रखा गया था। तो एक्सक्लूडेड पार्ट उसी के लिए रखा गया था कि उन रास्तों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं। तो ये सिर्फ एक अकेली बिल्डिंग नहीं है, ऐसी काफ़ी सारी मिलेंगी आपको। इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जो सिटी की डेवलपमेंट्स होती है या कोई भी बिल्डर कोई बिल्डिंग बनाता है तो वो डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से बनाता है। अब हुआ ऐसा है कि काफ़ी जगह में डेवलपमेंट प्लान में रास्ता तो दिख रहा है लेकिन रास्ता कहीं और से जा रहा है, ठीक है। तो क्या आप उस रास्ते को लेकर डिमोलिश करोगे? नहीं। इसका मतलब यू आर अबाइडिंग द लॉ। आपको डीपी के हिसाब से ही जाना है, क्योंकि डीपी बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, जिसके अंदर अगर 2 पार्ट में सेक्शन रखा हुआ है तो हो सके जितना जल्दी जो प्रशासन है उन्होंने जल्द से जल्द दूसरा पार्ट जो एक्सक्लूडेड पार्ट है उसके ऊपर एक्शन लेकर, या उसके ऊपर बिल्कुल प्लान के हिसाब से, जैसे डेवलपमेंट प्लान का रास्ता है तो उसका सेंटर पॉइंट लेकर दोनों तरफ में काउंट करें। अगर कुछ इंक्रोच हो रहा है तो क्लीन इट आउट, आहिस्ते आहिस्ते जो कहते हैं ना कि एक्सक्लूडेड पार्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा और ऑटोमेटिकली वो सैंक्शन में परिवर्तित होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब कोई सक्षम अधिकारी सामने आकर इसका निर्णय लेगा तो ये डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन प्लान में तब्दील हो जाएगा और फिर शहर की सारी चीज़ें बन जाती है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लोगों को याद रखना है कि सिर्फ बिल्डिंगें या रास्ते नहीं हैं, डेवलपमेंट प्लान में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। शहर का डेवलपमेंट प्लान जो होता है ये सुचारू रूप से प्रस्तापित होने के लिए सिर्फ रास्ते या बिल्डिंगें नहीं हैं, सैनिटेशन है, मल निसरण है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पानी, वाटर ब्लॉकिंग होती है बारिश के दिनों में, ये पानी जाने के लिए व्यवस्था क्या है? नाले हैं। तो ये जो होता है या मल निसरण होता है, ये जब जाएगा बाहर तो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? पानी जमेगा नहीं। कल समझो ऊपर वाला ना करे कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है या डिज़ास्टर सिचुएशन आ जाती है, तो डीपी अगर बराबर नहीं रहेगा तो आपका सारा जो नैसर्गिक आपत्ति आएगी आप उसको फेस नहीं कर पाओगे। सर कई जगह पे तो ऐसा भी किया गया कि नाले को अपनी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए, अपनी जगह बढ़ाने के लिए नालों को ब्लॉक करके उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन कर दी गई। बहुत गलत है, वो बहुत गलत है। मैं कहता हूँ किसी निष्पाप वास्तु को तोड़ने से पहले शॉर्टलिस्ट करो कि नालों पर, गटर पर कौन बैठा है, उनको उड़ा दो। संदेश जी, कई बार यह भी आरोप लगाया जाता है कि 2015 के डीपी का नाम लेकर एक बहुत बड़ी बाजार यानी कि कल्याण अंबरनाथ रोड की जो बाजार है उसके 1100 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। कुछ नेताओं, लैंड माफियाओं और कुछ अधिकारियों ने अपने स्वार्थ के चलते, ताकि मजबूर दुकानदारों की जमीनें औने पौने दामों में उन्हें मिल सके और ठेकेदारों को भरपूर काम भी मिल सके। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, ये बहुत ही इट्स अ डर्टी थिंकिंग ऑल द वे। ये बिल्कुल किसी भी रूप से शहर के हित में नहीं है और उसके ही परिणाम आप देख रहे हैं कि अभी भी केबी रोड में डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है। कुछ लोगों ने पिटिशन डाली हुई है और स्टे ला के रखा है। अब वो दुकान टूटती नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि सारी दुकानें तो पीछे चली गई, 2-4 दुकानें आगे नज़र आ रही हैं। अब उनको चैलेंज, कानूनन सपोर्ट है उनको, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। बात वहीं आ रही है कि आपने ये डिमोलिशन करने के पहले सोचा नहीं। रहा सवाल उन व्यापारी वर्ग जो हमारे व्यापारी भाई हैं शहर के, उनका क्या दोष था? पहली बात, जो जिनकी तीसरी जनरेशन दुकान में बैठ रही है, उनके पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, मतलब दादा ने स्थापित की हुई दुकान पर आज तीसरी और चौथी जनरेशन, पोते भी बड़े हो चुके हैं, अब वो भी 18-19 साल की उम्र में आ चुके हैं, जो आज उस दुकान के ऊपर काफ़ी उम्मीदें लेकर बैठे थे, लेकिन वो अब ध्वस्त हो गया है। तो उनका दोष नहीं है। अब उन्हें विस्थापित करने के लिए, अब आपने एक बात अगर निकल ही गई है तो मैं कहता हूँ केबी रोड के ऊपर ही आप अंबरनाथ की तरफ उल्लासनगर हाथ क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, बिजनेस एम्पायर्स खड़े हो रहे हैं। तो इसी बिजनेस एम्पायर्स को मैं कहता हूँ एज एन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जो मेरे दिमाग में बात आती है, जो राज्य सरकार भी इसका ऊपर सोचे कि यहाँ पर जो एरिया है, जो डेवलपमेंट है, जो अंबरनाथ का इंडस्ट्रियल पार्ट है, जैसे आपका कांसई हो गया या ये वडोल सेक्शन हो गया या फर्स्ट गेट के आगे आप चले जाएंगे, तो ये जो पार्ट एरिया है ये इंडस्ट्रियल है।
आप यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा FSI लेकर इनको पुनः प्रस्तापित करिए उल्लासनगर के बिजनेस वालों को, और वहाँ पर उसी तरह से वो रास्ता एक्सपांड हो सकता है। वो चीज़ प्लान करके आते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, चलो बिजनेस ही करना है ना आपको, तो आपको सरकार खुद कमाने के लिए आप स्ट्रक्चर खड़ा करिए, यू विल गेट द ऑटोमेटिकली द बिजनेस क्लास पीपल, जो प्रस्तापित करना है उनको सरकार की तरफ से प्रस्तावित किया जाए। गिव देम द डिस्काउंटेड रेट, उनकी जितनी भी पेनल्टीज है आप माफ़ कर दीजिए और पश्चाताप करिए कि हमने उनके साथ अत्याचार किया है, तो अब हम उनके ऊपर पेनल्टी न करें, ताकि उन्हें प्रस्तापित करें। अब उनको प्रस्तापित करने के लिए अगर आप कोई डिस्काउंटेड कॉस्ट में उनके लिए कोई चीज़ बना रहे हो, तो बाकी का जो पार्ट है, जो नए ग्राहक आएंगे, आप उनके लिए जनरल कॉस्ट रखिए। जैसे रीडेवलपमेंट में होता है कि जिनको हम सेटल करते हैं, जैसे SRA होता है, स्लम रीडेवलपमेंट होता है, वहाँ पे स्लम्स वालों को तो इजीली मिल जाता है, उसी तरह इन्हें भी प्रस्तापित कर दीजिए। सॉल्यूशंस हैं, मार्ग है। संदेश जी, ज्यादातर कागज जांचने के बाद अगर किसी फ्लैट खरीदार को यह पता चले कि DP प्लान का वायलेशन हुआ है, तब क्या किया जा सकता है, इस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, अभी बात वहीं आती है कि आप अगर मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आप सतर्क रहने चाहिए। पहले बात तो हम इतना ही कह सकते हैं कि आप सतर्क रहिए। आप कोई चीज़ खरीदते हो तो हर चीज़ देखते हो, आप टैग देखते हो, आप MRP देखते हो, आप उसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है क्या देखते हो, आप आज 1+1 फ्री है क्या, ऐसे जैसे हम कपड़े लेते हैं तो उस पर रहता है। आप ये सारी चीज़ें देखते हो। आप कोई चीज़ परचेस करते हो तो आप इंश्योरेंस फैक्टर देखते हो, आप उसकी लाइफ देखते हो कितनी है, आप गाड़ी खरीदते हो तो वो सब चीज़ें देखते हैं, इंजन कैसा है क्या। तो आपकी तो वास्तु तो पीढ़ी चलने वाली है, पीढ़ियों तक आगे जानी है कि आपके बच्चे, आपके पोते वहाँ पर आने वाले हैं। क्योंकि वास्तु जो बनती है ना, आपने देखी रही एक जाहिरात में, ये पापा हमारे लिए नहीं बना रहे, हम मेरे बच्चों के लिए बना रहे, एक छोटा बच्चा बोलता है। सो इसका महत्व समझिए क्या है। तो ऐसे इसमें एक तो मार्गदर्शन सही होना चाहिए। आप कोई वास्तु खरीदते हैं तो सिर्फ सेल्स क्राइटेरिया के ज़रिए वो चीज़ गले मारनी नहीं चाहिए, और वो चीज़ बनाने के पहले जो भी निर्माण करने वाले बिल्डर या डेवलपर्स हैं, उन्होंने प्रामाणिक तरीके से बिजनेस अगर करेंगे कि संविधान की किसी भी चीज़ को या कानून के किसी भी चीज़ को उल्लंघन न करके अगर ईमानदारी में आप अगर प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे, 2 पैसे कम मिलेंगे, लेकिन आपकी वास्तु में जो ज़िंदगी भर आने वाली पीढ़ियां हैं वो आपको दुआ देगी, नहीं तो वो बददुआएं चलती रहेगी। संदेश जी, फिर भी अगर सारी चीज़ें देखने परखने के बाद भी अब पता कर चले कि लेने वाले को डैमेज होने के चांसेस हैं, तो उस सूरत में कानून क्या बोलता है? देखिए, कानून में एक शब्द है अमेंडमेंट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि बोधिसत्व महामानव के नाम से जाने जाते हैं, एक बहुत महान व्यक्ति थी जिन्होंने जो संविधान डिज़ाइन किया, प्लान किया, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट लाई है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, मैं पॉलिटिकली नहीं ले रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत ही सामान्य तरीके से ले रहा हूँ कि कानून में परिवर्तन, बदल होना ज़रूरी है एज पर टाइम, ड्यूरेशन एंड इरा। जैसे जैसे दशक खत्म होते हैं, पता है आपको, सारी चीज़ें बदलती रहती है, माहौल बदलता है, मौसम बदलता है, लोगों की ज़रूरतें बदलती है, और ऐसे में काफ़ी सारी नई चीज़ें आने की वजह से वो जो पुराना कानून रहता है वो बदलना पड़ता है। तो वो अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसे सिचुएशन में एक अमेंडमेंट ये होनी चाहिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है और कोई बिल्डिंग बनी है, तो उसके अंदर अपनी ज़िंदगी की पूंजी लगाने वाला जो ग्राहक है वो भोला है, वो गरीब है, स्वभाव से गरीब है, अब वो फंस चुका है। तो हम ये नहीं भूलना चाहिए, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक नेशन। ये लोगों के लिए कानून है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो अगर लोगों के हित में बात नहीं हो रही है और करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं या करने वाले बिजनेस टाइकून्स हैं और उनके स्वार्थ के लिए आम आदमी भुगत रही है, तो देश भुगत रहा है। तो वाई शुड सिटी और वाई शुड अ कंट्री सफर? एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द ब्यूरोक्रेट्स, एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम, और उनके साथ न्याय कर दीजिए। मेक आउट सम गुड सॉल्यूशंस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। संदेश सर, DP प्लान के सारे इनसाइट्स और गहन जानकारी के लिए सिटी उल्लास लाइव आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है।